वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ठीक है, इससे पहले के जितने भी चैप्टर मैं करा चुका हूँ, ठीक है, अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सेंटर एंड स्टेट रिलेशन का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब देखो, मैंने क्या बताया था पिछले लास्ट वीडियो में, देखो क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो किस बेसिस पे काम करती है? वो काम करती है हमारे फेडरल सिस्टम पर। फेडरल सिस्टम क्या होता है? देखो, फेडरल सिस्टम होता है कि जिसमें जो गवर्नेंस की जो पावर होती है, ठीक है, किसकी गवर्नेंस की जो पावर होती है, तो वो स्टेट, ठीक है, गवर्नेंस की जो पावर होती है वो स्टेट और सेंटर में डिवाइड होती है। ठीक है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं आपस में कोऑपरेशन के साथ। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं फेडरेशन फीचर। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो सेंटर के पास है, कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो स्टेट के पास है, और दोनों में क्या रिलेशंस है। ठीक है, कि अब जो सेंटर है, सेंटर क्या है? बड़ा भाई है, और जो स्टेट क्या है? छोटा भाई है। ठीक है, तो बड़े भाई के पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं एज कम्पेयर टू छोटा भाई। ठीक है, उसके पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती हैं। तो वही सब चीज़ें हम देखेंगे क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। वही कि जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसने क्या करा हुआ है, जो पावर्स हैं, गवर्नेंस की जो पावर्स हैं, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक सेंटर में और एक स्टेट में। ठीक है, एक सेंटर में और एक स्टेट में, कि दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, दोनों मिलजुल कर गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है, अच्छा, डिवाइड्स ऑल पावर्स। अच्छा, किस किस फॉर्म में? एक तो लेजिस्लेटिव फॉर्म में, पहली बात, ठीक है, कि लॉ कौन कौन कैसे बनाएगा, कि कौन किस किस टॉपिक पे स्टेट लॉ बनाएगा, किस टॉपिक पर सेंट्रल लॉ बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कि उसे इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, मतलब कि स्टेट लेवल पर कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा और नेशनल लेवल पर कौन इम्प्लीमेंट कराएगा, ये चीज़ें। और फाइनेंशियल, पैसे का लेन देन। ठीक है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से किसको कितना पैसा मिलेगा, स्टेट कहाँ से पैसा कमाएगी, कहाँ पर लगाएगी, ये सब की जानकारी। ठीक है, तो ये जो हम आगे देखेंगे, लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी, फाइनेंशियल भी, और इसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी, वो हम एग्जीक्यूटिव में देखेंगे, वो आगे देखेंगे। ठीक है, अभी खाली ब्रीफली समझ लो, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल, इन तीनों जो पावर हैं, इन तीनों को जो हमारा संविधान है उसने सेंटर प्लस स्टेट में बांट दिया है। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी देयर इज नो डिवीजन। अगर हम बात करें जुडिशरी की, अच्छा, जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी बॉडी होती है हमारी, जो क्या करती है? रिव्यू करती है कि जो लॉ हो रहा है, जो अमेंडमेंट हो रहा है, वो सही हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इसमें हम कोर्ट की बात करते हैं, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये जितने भी कोर्ट होती हैं सब जुडिशरी के अंदर आती हैं। ठीक है, इनका काम होता है रिव्यू करना। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों में तो हो सकती है पावर डिवाइड। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में तो हो सकती है पावर डिवाइड, मगर इसमें नहीं हो सकती, जुडिशरी में। ठीक है, जुडिशरी में नहीं हो सकती। क्यों? देखो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो जुडिशरी है, जो जुडिशरी पावर है, वो क्या है? बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? अब देखो, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट्स हो गई, ठीक है, और उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। तो इन तीनों के पास ये राइट्स है कि अगर किसी भी लॉ का, चाहे फिर वो लॉ सेंटर का हो, चाहे स्टेट का लॉ हो, ठीक है, चाहे फिर वो लॉ सेंटर का हो, चाहे स्टेट का लॉ हो, अगर उसका वायलेशन होता है, तो ये तीनों कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस वायलेशन के बेसिस पे अपनी जजमेंट दे सकती है, और ये बोल सकते हो कि पनिशमेंट या फिर पेनल्टी दे सकती है। तीनों कोर्ट के पास ये पावर है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कोर्ट है वो स्टेट के अंदर है या किसी सेंटर की कोर्ट है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो ये देखेंगे कि वायलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर वायलेशन हो रहा है, चाहे फिर वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य, मान ली बात XYZ, किसी भी राज्य का एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, अगर उसने क्राइम करा है और किसी भी कोर्ट को भी पता चला, ठीक है, तो वो सजा सुना सकती है, चाहे फिर वो किसी भी राज्य का हो, ये डिपेंड नहीं करता। देखो, वायलेशन ऑफ द सेंटर और स्टेट लॉ, अगर ये कोई भी वायलेशन होता है किसी भी लॉ का, ठीक है, तो उस पर सेंटर और स्टेट लॉ बना सकते हैं। ठीक है, और उस पर पनिशमेंट भी सुना सकते हैं जो वायलेट करेगा, और अपनी जजमेंट दे सकते हैं। ये चीज़ें आगे देखो, आगे है कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स वेरियस डायमेंशन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब कि
अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने अभी बताया कि क्या करता है, पावर्स को डिवाइड करा है दो पार्ट्स पर, ठीक है, सेंटर एंड द स्टेट। अच्छा, अब जो सेंटर है वो नेशनल लेवल पर काम करता है, ठीक है, पूरी कंट्री के लिए काम करता है नेशनल लेवल पे, और जो स्टेट है वो एक रिलीजन, ठीक है, रिलीजनल मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट एक छोटा एरिया होगा, टेरिटोरियल छोटा सा एरिया जिसे हम राज्य बोलते हैं, स्टेट उसके लिए काम करती है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, उसके लिए इम्प्लीमेंट करवाती है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो ये जो स्टेट और सेंटर है तो किस किस पार्ट में डिवाइड है, वही जो ऊपर बताया था अभी, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आ गया इसमें, और ये फाइनेंशियल रिलेशन। अच्छा, अब देखो जो रिलेशंस हैं, तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है ये हमारे पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक लिखे हुए हैं। कौन से पार्ट में, पार्ट 11 में है, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कब बताए जाते हैं, ये हमारे पार्ट 11 में लिखे हैं ये भी, और इनमें हम बात करते हैं आर्टिकल 256 से 263 के बीच में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। इतने आर्टिकल ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करते हैं। अच्छा, अब आता है हमारा फाइनेंशियल रिलेशन, जो हमारा किस में लिखा हुआ है, पार्ट 12 में, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ये हमारे पार्ट 11 में लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पार्ट 11 में, लेकिन जो फाइनेंशियल रिलेशन है ये हमारा पार्ट 12 में लिखा हुआ है, और कितने आर्टिकल्स में, ये लिखा है 268 से लेकर 293 आर्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं। देखो अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस की। देखो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है लेजिस्लेचर पावर्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि जो हमारा संविधान है उसने पावर को डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, किस चीज़ में, लेजिस्लेटिव में, एडमिनिस्ट्रेटिव में और फाइनेंशियल में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव की, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन में जो पावर डिवाइड है किसमें, सेंटर और स्टेट में, तो उसमें दो एक्सपेक्ट में डिवाइड कर रखी है, ठीक है, दो एक्सपेक्ट में डिवाइड कर रखी है। कौन कौन सी है वो है, सबसे पहले तो है आपकी टेरिटरी, ठीक है, एरिया के हिसाब से, कि राज्यों के हिसाब से, ठीक है। दूसरा है सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशंस। अब देखो ये सब्जेक्ट क्या है, ये समझ नहीं आया होगा आपको, देखो मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट मतलब कि कुछ टॉपिक, ठीक है, टॉपिक के बेसिस पे, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो सेंटर के पास चले जाएंगे, जो थोड़े लोकल टॉपिक हैं, जैसे कि मैं हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करूं, पुलिस की बात करूं, ठीक है, और छोटे मोटे जितने भी काम होंगे एक स्टेट के लिए, पब्लिक ऑर्डर की बात करूं, तो ये सारे के सारे स्टेट के पास जाएंगे, छोटे मोटे। तो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सेंटर के पास, और जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, जो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सारे के सारे स्टेट के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के बेसिस पे और टेरिटरी एरिया के बेसिस पे। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखो, however the constitution provides for the parliamentary legislation in the state field under 5 extraordinary situation। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मान ली बात क्या होता है, ये जो हमने अभी सब्जेक्ट वाइज बोला, ठीक है, मैंने बोला सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें खाली सेंटर ही लॉ बना सकता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें खाली स्टेट ही लॉ बना सकती है ना। तो बाई चांस कभी ऐसा होता है कि जो स्टेट के जो लॉ हैं, ठीक है, स्टेट के जो लिस्ट में जो लॉ हैं, ठीक है, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे अगर स्टेट लॉ बनाएगा तो बाई चांस इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाती है किसी बात को लेकर, कि भैया तुम ये जो सेंटर बोल रहा है कि जो तुम ये लॉ बनाया तुमने ये बहुत गलत लॉ बनाया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो उसमें डोमिनेंस कौन करेगा, उसमें प्रेवल्स कौन करेगा, उसमें सेंटर प्रेवलेंस करेगा। वही चीज़ है, ये बोल रहे हैं। देखो क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि बाई चांस अगर दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कोई वाद विवाद होता है, तो उसमें सेंटर के पास ये पावर है कि वो प्रिवेल करे, ठीक है, मतलब उसकी बात मानी जाए, किसकी, सेंटर की बात मानी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड में, अगर स्टेट फील्ड में कुछ भी अगर ऐसा कन्फ्लिक्शन आता है तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंटर की बात मानी जाएगी। और ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस है, एक्सेप्शंस है कि जिसमें है तो ये स्टेट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बात इसमें मानी जाएगी सेंटर की। देखो कौन कौन सी है, देखो ये है, सबसे पहला है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेजेंट रूल मतलब कि सपोज करो कोई हरियाणा स्टेट है, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, हरियाणा स्टेट है, अब इसमें क्या लग गया, इसमें लग गया प्रेसिडेंट का शासक, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल लग गया इसमें, इसने कुछ बात नहीं मानी होगी स्टेट ने, मतलब रूल्स रेगुलेशन सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे,
अच्छा, तो प्रेजेंट रूल के दौरान जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस, ठीक है, या फिर जो बोल सकते हो आपकी लॉज और रेगुलेशन जो बनाएंगे वो कौन बनाएगा, वो पार्लियामेंट बनाएगा। प्रेजेंट रूल के दौरान पावर किसके पास चली जाएगी, पार्लियामेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। और या फिर नेशनल इमरजेंसी लगती है तब सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट उसके पार्लियामेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। या फिर राज्यसभा विद 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, मतलब कि अगर राज्यसभा क्या करे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करे एक रिजोल्यूशन कि भैया इस टॉपिक पर आपको कि इस टॉपिक पर, ये टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे स्टेट के ऊपर इस टॉपिक पर आप लॉ बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट दे दिया कि इस सब्जेक्ट को आप रख लो, अब से इस पर आप ही वो बनाओगे, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन इस पर आप ही बनाओगे इस टॉपिक पर, ठीक है। ये क्या कब होगा, या तो जब राज्यसभा समझते हो ना, जहाँ पर एमएलएज आते हैं अलग अलग स्टेट्स के, ठीक है, हर स्टेट्स के अलग अलग एमएलएज आते हैं। अच्छा, तो जो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करे, पार्लियामेंट में पास करा दे, और उस रिजोल्यूशन में क्या होता है, इस रिजोल्यूशन में ये होता है कि हम इतने सब्जेक्ट्स, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उसमें लिखे होते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लिखे होंगे उन पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। तो फिर उस टाइम पर उन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, क्योंकि रिजोल्यूशन पास कर दिया खुद राज्यसभा ने। अच्छा, और चौथा पॉइंट, व्हेन 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आपस में जाएं और अपने बड़े भैया से, मतलब कि पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करें कि बड़े भैया आप ना ऐसा करो, इस पर हमें लॉ बना के दे दो, और हम तीनों जो भी आप लॉ बनाओगे ना, जो भी आप लॉ बनाओगे आप हमारे बड़े भैया हो, हम आपकी बात मान लेंगे, जो भी आप बोलोगे हम वही करेंगे। तो कब मानी जाएगी ये बात, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट एक साथ मिलकर बोलें तब मानी जाएगी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी। पांचवी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज इन द स्टेट। देखो जैसे कि अभी हुआ था, क्या हुआ था बंगाल में क्या केस हुआ था, बांग्लादेश को लेके हुआ था ना, रिवर ट्रीटी, क्या होता, वाटर ट्रीटी, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था पानी को लेकर, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने डील करी थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डील करी थी, किसने डील करी थी, उसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होंगे, ठीक है, उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी, चाहे फिर वो किसी स्टेट को रिलेटेड ही क्यों ना हो। बोला था ना बंगाल, अब बंगाल की बात हो रही थी उसमें, ठीक है, कि पानी की वजह से कुछ वो थी, आपको पता ही होगा, तुम बता नहीं रहा, ठीक है। तो बंगाल में कुछ पानी के लेकर कुछ चल रहे थे वाद विवाद बांग्लादेश के साथ, तो ठीक है, इस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट ने डील नहीं करी बांग्लादेश के साथ, सेंटर डील करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल दूं तो एक था हमारा जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 में, ठीक है, कहाँ पर था, देखो जेनेवा जो है ना, ये सिटी का नाम है जो यूरोप की एक सिटी है, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये बोला गया था कि भैया वॉर के दौरान कभी ऐसा होता है कि वॉर के दौरान हम क्या करेंगे, हम किसी सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, जो सोल्जर्स होंगे खाली उन पर अटैक करेंगे, और एम्बुलेंस पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, अगर ऐसा करेंगे तो इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है, तो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था, ये चीज़ थी। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शन थी जिन कंडीशन में खाली पार्लियामेंट की ही चलेगी, ठीक है, जिन कंडीशन में खाली पार्लियामेंट की ही चलेगी, चाहे फिर वो स्टेट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, देखो देयर आर 4 एस्पेक्ट इन द सेंटर स्टेट लेजिस्लेट रिलेशंस। देखो अब क्या बोल रहा है कि अब हम 4 तरीके से बात करते हैं कि जो सेंट्रल स्टेट है लेजिस्लेटिव में, 4 तरह से सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर डिवीजन हो रखी 4 तरह से लेजिस्लेटिव में। देखो क्या क्या, एक तो टेरिटोरियल एस्पेक्ट जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट के बेसिस पे बताया था ना, टेरिटोरियल और सब्जेक्ट पीछे बताया था, और तीसरा क्या है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, जो अभी ऊपर बताया कि जो एक्सेप्शन बताई ना, ये एक्सेप्शन पढ़ाई कि ये एक्सेप्शन है कुछ ऐसी जिन पे प्रेवलेंट, ठीक है, जिस पे प्रेवेल कौन करेगा, सेंटर प्रेवेल करेगा, ठीक है, वो चीज़ हो गई। फिर चौथा क्या है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, सेंटर का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड करी हुई है लेजिस्लेचर रिलेशंस के बेसिस पर, ठीक है, लेजिस्लेचर रिलेशंस के बीच में सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड है इन 4 टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो इन सभी को हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेरिटोरियल से, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। देखो अब आता है हमारा पहला टॉपिक
पहला पॉइंट लेजिस्लेटिव असेंबली का सब टॉपिक, ठीक है, क्या है, ये है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, मतलब कि जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर, मतलब कि एरिया के बेसिस पे, लैंड के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो अब इसमें भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, कौन कौन सा, एक तो सेंट्रल, ठीक है, और दूसरा स्टेट, वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो पहले सेंट्रल को देख लेते हैं। तो सेंटर है, तो सेंटर की तरफ से कौन डील करता है, पार्लियामेंट डील करता है ना, सारे रूल कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। सेंटर सरकार में कौन रूल बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, जितने एमपीज होते हैं सब मिलजुल के, चाहे फिर वो लोकसभा के हों चाहे फिर राज्यसभा के हों, ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, तो ये लॉ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोलते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, कि भैया सेंटर के पास ये पावर है, चाहे तो फिर वो, ठीक है, सेंटर के पास ये पावर है कि वो चाहे तो पूरी कंट्री के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर इंडिया की टेरिटरीज के लिए, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, उसके लिए लॉ बना सकता है। मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि चाहे फिर तो वो कोई लॉ बनाए कि भैया अब से जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे हमने कंपलसरी कर दी, और जो भी इसे फॉलो नहीं करेगा वो ये एनफोर्शियल है, अब से मतलब क्या है, ये एनफोर्शिएबल है, मतलब कि अब से अगर जो इनका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, ठीक है, जो भी इनका अवहेलना करता पकड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये पूरे के पूरी कंट्री के लिए हो गया, ठीक है, ये हो गया कंट्री के लिए। तो ये कौन जारी करेगा, ये पार्लियामेंट बोलेगा, ऐसा एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसा बोला नहीं है कुछ भी, ठीक है। और दूसरा क्या कि स्टेट के लिए बताऊं, तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कि भैया मैं एग्जांपल देता हूं कि जो महाराष्ट्र है, नहीं बंगाल के लेते हैं कि बंगाल, ठीक है, बंगाल में क्या हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, ठीक है, तो उस पर कौन देखेगा, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर जो लॉ बनाएगा वही पार्लियामेंट बना देगा। मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि या तो पूरी कंट्री के लिए या फिर कंट्री के कुछ हिस्सों में, ठीक है, कुछ हिस्सों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है अकॉर्डिंग टू द, मतलब वहाँ पे पीस और मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है, हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। देखो टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि सारी की सारी स्टेट्स आ गई इसके अंदर। यूनियन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज मतलब कि स्टेट प्लस यूटीज सारी की सारी। और तीसरा एक्वायर्ड स्टेट्स, की ऐसी स्टेट जो कभी फ्यूचर में एक्वायर करेगा, ठीक है, भारत, ठीक है, भारत कभी कोई ऐसी टेरिटरी जो फ्यूचर में एक्वायर करे, तो वो भी सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगी। मतलब कि सारी स्टेट्स, सारी यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और ऐसी टेरिटरीज जो फ्यूचर में एक्वायर करेगा, वो सारी की सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो इसके ऊपर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि वो पूरी कंट्री के लिए या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया के कुछ पार्ट पर लॉ बना सकता है, ठीक है, सेंटर के पास ये पावर है, ठीक है। दूसरा, और किसके पास, और क्या पावर है सेंटर के पास, कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, कि ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो देश से बाहर रहते हैं, इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टीज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि भैया देश के बाहर रह रहे हैं, जब इतना टाइम से देश के बाहर रह रहे हैं तो उनके पास वहां पर जाके उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली, तो उसके ऊपर भी जो लॉ रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है वो पार्लियामेंट बना सकता है। स्टेट तो नहीं बना सकता, स्टेट गवर्नमेंट बना लेगी, बताओ, स्टेट गवर्नमेंट बना लेगी, नहीं बना सकती। ये सारी की सारी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट के पास क्या पावर है टेरिटोरियल एक्सटेंट में। देखो जो स्टेट है वो, देखो, मेक लॉज ऑन होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। भैया एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि हरियाणा है ना, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा है। अब ये एक स्टेट है पर्टिकुलर, तो इस स्टेट में स्टेट के जो सीएम होंगे, ठीक है, सीएम होंगे और जो गवर्नर होंगे, ठीक है, सीएम होंगे जो गवर्नर होंगे, तो सीएम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लॉ इंप्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब कि हरियाणा की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो यहाँ के लिए लॉ बनाएगी, ठीक है। चाहे तो फिर वो अपनी स्टेट, पूरी स्टेट के लिए बना दे, चाहे फिर वो अपने स्टेट के छोटे से हिस्से के लिए बना दे, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो अपने स्टेट की बाउंड्री से, कहने की बात यह है कि अपनी स्टेट की बाउंड्री से बाहर के लिए नहीं बना सकता रूल्स, ये चीज है। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 245 नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि टेरिटोरियल एक्सटेंट में क्या होता है कि जो स्टेट है वो अपनी स्टेट से बाहर जाके लॉ तो बना नहीं सकता, जैसे मैंने भी बोला, ठीक है, बाउंड्री से बाहर जाके नहीं लॉ बना सकता आर्टिकल 245 के तहत। लेकिन एक्सेप्शन है इसकी, क्या इसकी एक्सेप्शन ये है कि बाय चांस क्या होता है कि एग्जांपल देता हूँ,
अब कोई हरियाणा स्टेट है, ठीक है, हरियाणा स्टेट है हमारी, और ये क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, या फिर ये अपना कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, उत्तराखंड में कोई ये यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड समझ लो कि उत्तराखंड में ये कुछ भी XYZ अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे भेज रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक रीजनेबल रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक कनेक्शन है, सुफिशिएंट नेक्सस है, ठीक है, नेक्सस मतलब कनेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एक रीजनेबल कनेक्शन है, सुफिशिएंट कनेक्शन है। तो इसका मतलब है कि जो हरियाणा की स्टेट है ये इसके रिलेटेड, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो इसके बेसिस पे भी ये रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। कहने की बात ये है कि अपनी बाउंड्री से बाहर भी जा सकती है, एक्सेप्शन में, कि उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजनेबल रिलेशन, तब जाके वो बाउंड्री के बाहर भी लॉ बना सकती है एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, दैट इज, देखो एग्जाम्पल, अ स्टेट में लीव अ टैक्स ऑन अ पर्सन, ठीक है। कहने की बात ये है कि जो स्टेट है वो एक टैक्स लगा सकती है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, आप देखो उत्तराखंड ने कोई यहाँ पे माल भेजा, ठीक है, उत्तराखंड से उनका जो मार्केट है, उत्तराखंड का एग्जांपल देता हूँ, उत्तराखंड का जो मार्केट है वहाँ पे इसकी जो इनका जो सामान है वो इतना नहीं चल पा रहा, ठीक है, इतना चल नहीं पा रहा, इतना डिमांड में नहीं है, लेकिन हरियाणा में उसकी खूब डिमांड है। तो ये उत्तराखंड वाले क्या करेंगे, अपना सामान जितना भी है वो हरियाणा में बेचने जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे उनको मुनाफा भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या कर सकती है, जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट होगी वो टैक्स लगा सकती है उत्तराखंड के इंपोर्टिंग सिस्टम पर, ठीक है। क्या बोल सकती है कि भैया एक ट्रक पर हम इतना टैक्स आपसे लेंगे, ठीक है। तो देखो इसने अपनी बाउंड्री से बाहर जाके टैक्स बनाया, ठीक है, लॉ बनाया, लेकिन वो एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि भैया रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो भैया रिलेशन है, तो इसलिए इसने लगा दिया टैक्स। वही चीज़ है कि इंसान के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर ट्रांजैक्शन नॉट ओनली व्हेन इट इज सिचुएटेड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स बट आल्सो व्हेन इट इज हैज अ सफिशिएंट रीजन, ठीक है। ये नहीं कि उसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट के अंदर जितना आ रहा है उसी पे लॉ बनाएगी, नहीं, अगर दूसरी टेरिटरी के साथ या फिर बोल सकते दूसरी स्टेट के साथ उसके कोई सफिशिएंट रिलेशंस है, ठीक है, मतलब रीजनेबल रिलेशंस है, रियल टेरिटोरियल कनेक्शन है, तब जाके वो उस पर भी लॉ बना सकती है, ये पावर है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग एरियाज। अच्छा, अब कुछ ऐसी जगह भी है, एक्सेप्शन है पार्लियामेंट की लॉ की भी, कि भैया स्टेट के ऊपर आप यहाँ पर नहीं लगा सकते रोज, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि भैया बड़ा भैया है, पार्लियामेंट बड़ा भैया है, उसकी हर जगह बात मानी जाएगी। अगर वो स्टेट और मतलब कि छोटा भैया कौन है, छोटा भैया स्टेट है, बड़ा भैया कौन है, सेंटर है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही कि नहीं भैया मेरी बात मानेगी, नहीं भैया मेरी बात मानी जाएगी, छोटा भैया बोल रहा है, और बड़ा भैया बोल रहा है नहीं मेरी बात मानी जाएगी। तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में इनके तो माता पिता हैं, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे, माता पिता कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, किससे जन्म हुआ है इनका, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन ने जन्म दिया है ना। तो इनके जो माता पिता हैं, ठीक है, वो बोलेंगे कि बड़ा भैया है तुम्हारा, बड़े भैया की बात मानी जाएगी हमेशा, ठीक है। तो कुछ, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर बड़े भैया की मतलब कि पार्लियामेंट की बात नहीं मानी जाएगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो। सबसे पहली है, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द 5, देखो यूटीज के ऊपर, कुछ लिमिटेड यूटीज के ऊपर पार्लियामेंट ही बना सकता है लॉ। कौन कौन से यूटीज हैं, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, दूसरी कौन सी है, लक्षद्वीप आइलैंड, तीसरी कौन सी है, दादरा एंड नगर हवेली, चौथी दमन एंड दीव, पांचवी लद्दाख। तो ये जो यूनियन टेरिटरी जितने भी ये यूटीज हैं इनके ऊपर खाली प्रेसिडेंट ही, ठीक है, खाली प्रेसिडेंट ही लॉ बना सकता है। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, यहाँ इस जगह की शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट हो, इसको शांति, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये बोल सकते हो कि ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर आता है, प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी यूटीज जितनी है, बस इतनी ही, सारी नहीं बोलोगे, जितनी यहाँ पे लिखी हुई हैं बस इतनी ही प्रेसिडेंट के अंडर पे आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, फर्स्ट जो हमारे कंट्री के हेड है वो यहाँ पे चला रहे हैं, उनकी चलेगी बात, उनकी बात मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में पार्लियामेंट की नहीं चलेगी, एक ये एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। इन द केस ऑफ पुडुचेरी, लेकिन अगर पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी क्या है, हमारी यूटी है, लेकिन ये क्या है, इसमें आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो पुडुचेरी में क्या होगा कि देखो पुडुचेरी के पास क्या है, अपनी एक वो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है पुडुचेरी के पास। तो वो तो वहाँ पे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ही रूल चलता है, ठीक है, वही बनाते हैं रूल्स और रेगुलेशन, वही यहाँ पर इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। लेकिन बाई चांस कभी ऐसा होता है कि जो उसकी वहाँ की जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब कि खत्म हो गया, टेन्योर पूरा हो गया, खत्म हो गई, ठीक है। और जब तक दोबारा नहीं इलेक्शन होते तब तक कोई बन नहीं सकती सरकार, मतलब वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव कोई बन नहीं सकती, वहाँ पे मेंबर्स नहीं आएंगे तब तक।
तो तब तक के लिए खाली रहेगा नहीं, तब तक के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल बनाएगा। तो इसलिए उस टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे पार्लियामेंट की नहीं चलेगी, ठीक है, उस टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंट की चलेगी। कब? जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन, ठीक है, और ये रेगुलेशन सेम फोर्स और सेम इफेक्ट के साथ पार्लियामेंट में काम करेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि पार्लियामेंट कोई रूल्स बनाती है जब इसकी असेंबली यहाँ पे काम कर रही थी, ठीक है, असेंबली जब इसकी यहाँ पे काम कर रही थी तो पार्लियामेंट की जितनी बात मानी जा रही थी, मतलब कि सेम ही फोर्स के साथ प्रेसिडेंट जो ऑर्डर पास करेगा, प्रेसिडेंट जो लॉ बनाएगा वो भी यहाँ पे पास होगा, ठीक है। कब? जब डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो रेगुलेशंस कैन रीअपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दोज ड्यूटीज। लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है कि जितने भी रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है, रेगुलेशन जो बनाए हैं किसने, तो ये जो रेगुलेशंस हैं ये रीअपील हो सकते हैं और इनमें चेंजेस भी किया जा सकता है एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, इन रिलेशन टू दोज ड्यूटीज में, मतलब कि पौडुचेरी या फिर दिल्ली, ठीक है, दो ही रह गई ना बस ये। वैसे आज के टाइम पे कितनी है मुझे बताना कमेंट में, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक, कमेंट करके बताना। चलो देखते हैं किसे पता है, आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये था कि भैया जहाँ पे प्रेसिडेंट की चलेगी वहाँ पे पार्लियामेंट की नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है द गवर्नर इज एम्फोर्स्ड नहीं empowered. The governor is empowered to direct that an act of a parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with the specified modification। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि दूसरी जगह यहाँ पर, कहाँ पर? शेड्यूल्ड एरियाज में। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब कि बाकी थोड़े से अलग, बाकी कि बहुत ही गरीब तबके के लोग वहाँ रहते हैं, कि भैया थोड़े से ये समझ लो कि सोसाइटी से थोड़े हटके हैं वो लोग ना, जैसे कि बोल सकते हो आप आदिवासी टाइप का कल्चर है उनका, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए कौन रूल्स बनाएगा? ऐसे लोगों के लिए गवर्नर रूल बनाएगा, ठीक है। गवर्नर के पास ये पावर है कि उस जो स्टेट में, जिस स्टेट में शेड्यूल एरिया आ रहा है, तो उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो वहाँ पर रूल बनाएगा, ठीक है। ना वहाँ पे स्टेट का चलेगी, ना वहाँ पे पार्लियामेंट की चलेगी, वहाँ पे चलेगी गवर्नर साहब की, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे गवर्नर साहब कि भैया अच्छा ये वाला एरिया शेड्यूल एरिया में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं रूल बनाऊंगा, ठीक है, मेरे रूल्स और रेगुलेशन चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देखो द गवर्नर ऑफ असम मे डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। देखो ट्राइबल एरिया मतलब कि ऐसा कल्चर, मतलब कि ये बोल सकते हो ये अभी भी आदिवासी हैं। उन जो ट्राइबल एरियाज, जो शेड्यूल एरियाज हैं, वो तो आदिवासी का मतलब कि रिलेट करते हैं कि हाँ थोड़ा सा बैकवर्ड है, इन दोनों के बीच में नेचुरल बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो सोसाइटी में हैं, ठीक है, और ऐसे लोग जो शेड्यूल एरिया में हैं, वो क्या है, वो दोनों के बीच की बात है। मतलब कि एग्जाम्पल देता हूँ, सोसाइटी वाले लोग, ठीक है, और सोसाइटी वाले लोग हो गए एक, और एक हो गए आदिवासी लोग, ठीक है, आदिवासी एडी लिख देता हूँ, आदिवासी लोग, ठीक है, आदिवासी लोग हो गए। तो इनके बीच के जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं शेड्यूल एरियाज के लोग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ट्राइबल एरियाज के, ये तो भैया होते ही आदिवासी हैं, ये तो पक्के आदिवासी होते हैं, इनका जो कल्चर होता है बहुत यूनिक होता है, ठीक है। इन्हें बचाने के लिए, इनके कल्चर को बचाने के लिए, इन्हें प्रिजर्व करने के लिए, तो डायरेक्ट ये किसके अंडर आते हैं? डायरेक्ट आते हैं भाई साहब, ये बता देता हूँ। देखो द गवर्नर ऑफ असम, देखो जैसे असम में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट चलती है, मतलब कि उनकी खुद की सरकार चलती है, और ये फंड लेते हैं डायरेक्ट किससे? इन्हें फंड आता है डायरेक्ट सेंटर से, फंड आता है इन्हें, पार्लियामेंट से फंड आता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं फंड प्रोवाइड करती, भले ही किसी भी स्टेट में हो, लेकिन इन्हें फंड कहाँ से मिलेगा? इन्हें फंड मिलेगा सेंटर से, अपने कल्चर को संभाल के रखने के लिए और अपने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को चलाए रखने के लिए। द गवर्नर ऑफ असम में डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरिया। पार्लियामेंट की बात नहीं में जाएगी, ट्राइबल एरिया की अगर बात हो तो, ठीक है। इन द स्टेट और अप्लाई द स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर किसकी बात मानी जाएगी? यहाँ पे मानी जाएगी प्रेसिडेंट की बात, ठीक है। और हमें पता है जहाँ पे प्रेसिडेंट की चलेगी वहाँ पार्लियामेंट की चल ही नहीं सकती, ठीक है। द प्रेसिडेंट इंजॉय द सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि इनकी खुद की सरकार, अपनी सरकार। अभी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो कल्चर है, अपने कल्चर के हिसाब से वहाँ की अपनी सरकार चला रहे हैं वो, ठीक है, जैसा भी काम कर रहे हैं, अपना खर्चा खुर्चा चला रहे हैं, तो ऑटोनोमस सरकार चला रहे हैं अपनी। तो इस चीज़ के लिए जो फंड प्रोवाइड करता है ना, वो डायरेक्ट सेंटर से आता है, ठीक है।
सेंटर फंड प्रोवाइड करता है इस चीज़ को चलाए रखने के लिए, अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए। और यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? प्रेसिडेंट बनाते हैं। जैसे कि ट्राइबल एरिया हो गया आपका मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, ठीक है। तो ये सारे प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें थी कौन कौन सी? यूटीज़ हो गई, दूसरी जो गवर्नर के अंदर आ गए, ठीक है, शेड्यूल एरिया, और तीसरा शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइबल एरियाज। तो ये जितने भी 3 चीज़ें हैं, तो यहाँ पर किसकी चलेगी? यहाँ पर प्रेसिडेंट की चलेगी, गवर्नर की चलेगी, लेकिन पार्लियामेंट की नहीं चलेगी। तो पार्लियामेंट के लिए कुछ एक्सेप्शन थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। देखो अब ये जो है सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हमारे 7 शेड्यूल में लिखे हुए हैं। अब जब हमने पीछे पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट के बेसिस पर, हमें अभी किसके बेसिस पे पढ़ा? टेरिटरी के बेसिस पे, टेरिटोरियल के बेसिस पे, मतलब कि एरिया के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बेसिस पे, लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट के बेसिस पे। देखो देयर मतलब 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब हमने इसे क्या करा? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमारे संविधान में 3 पार्ट्स में लिखा हुआ है कि भैया हम क्या करेंगे, जो पावर है इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? मतलब टॉपिक के हिसाब से। तो ये जो जितने भी टॉपिक हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये कंकरेंट लिस्ट, ये सारे के सारे हमारे 7 शेड्यूल में लिखे हैं। कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस लिस्ट में आ रहे हैं, ये सारे कहाँ पे लिखा है? 7 शेड्यूल में, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन से टॉपिक को कवर करती है? देखो यूनियन लिस्ट कवर करती है उन टॉपिक्स को जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। पार्लियामेंट हैव द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है, बड़ा भैया है, इसके पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन थी जो हमने पीछे देखी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, आज के टाइम पे यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 100 सब्जेक्ट मतलब 100 टॉपिक के ऊपर ये यूनियन लिस्ट पे जो ये सेंटर है, सेंटर बनाएगा इन 100 सब्जेक्ट के ऊपर, सेंटर रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा। और स्टार्टिंग में जब ये बना था तब कितने थे? तब इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब 3 और बढ़ गए, ठीक है। आज के टाइम पे 100 सब्जेक्ट है। अच्छा, तो एग्जाम्पल किन किन टॉपिक पे बनाएगा? जैसे कि डिफेंस, डिफेंस भाई, नेशनल डिफेंस। अब बाई चांस क्या करता है, कोई दूसरी कंट्री हमारे पे हमला कर देती है, तो इस चीज़ की देखरेख कौन करेगा? ठीक है, अपने आप को बचाने का काम कौन करेगा? हमारा सेंटर करेगा। सेंटर बड़ा भैया, बड़ा भैया की जिम्मेदारी है अपने बचाना, छोटे छोटे भाइयों को बचाना अपने। तो कौन बचाएगा? सेंटर बचाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बैंकिंग का सारा कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। फॉरेन अफेयर कौन देखेगा? सारे सेंटर देखेगा। करेंसी, ठीक है, पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह ये सब कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। इंश्योरेंस, सेंटर देखेगा। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर कौन डील करेगा? उस पर यूनियन लिस्ट, मतलब कि सेंटर रूल्स और रेगुलेशन बनाएगा, ठीक है। और कितने टॉपिक हैं ऐसे? 100 टॉपिक्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कितने थे? 97 थे, अब 100 हो गए, ठीक है, अब 100 हो गए। अब देखेंगे स्टेट लिस्ट। देखो स्टेट लिस्ट क्या होती हैं? इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि हाँ भैया रोज दिन मर रह दिन चल रहा है जो काम है, मतलब छोटे मोटे टॉपिक, उसके ऊपर कौन रूल बनाएगा? उसके ऊपर बनाया गया हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब कि स्टेट की असेंबलीज वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी। स्टेट लेजिस्लेटिव हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, ठीक है, अपनी टेरिटोरियल के हिसाब से, अपनी स्टेट के हिसाब से। अच्छा, और शुरू इसके पास आज के टाइम पे कितने टॉपिक्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 61, और शुरू में कितने थे? 66, तो इसके घटा के 66 से 61 कर दिए, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि लोगों के बीच में शांति बनाए रखो, ठीक है, ठीक है। क्या है दूसरा? पुलिस, पुलिस के ऊपर कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, वही, ठीक है, फूड वगैरह या फिर सैनिटेशन, ठीक है, फूड सप्लाई। और एग्रीकल्चर, प्रिजन, कैदी हो गए, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बस है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक हमने दे दिए स्टेट को। अच्छा, तो जब हमने देखा यह हमने 2 पावर में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने एक तीसरी लिस्ट और बनाई। अच्छा, तीसरी लिस्ट कौन सी? तीसरी लिस्ट हमने इसलिए बनाई कि भैया अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो देखो अगर मैं बोलूं कि एजुकेशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लास में सपोज करो उत्तराखंड में फर्स्ट क्लास में भैया ये समझ लो कि फर्स्ट क्लास में उन्हें पोएम तक पढ़ा दी। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो भैया फर्स्ट क्लास में वहाँ पर ABCD सिखाई जा रही है, और इसे बेचारे को सब कुछ लिखना भी आ गया, इसे पोएम पढ़नी भी आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? एजुकेशन डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। तो इस तरह के डिफरेंस ना हो, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट लिस्ट हमने ऐसे टॉपिक के लिए बनाई या फिर ऐसे सब्जेक्ट के लिए बनाई जो कि भैया नेशनली इक्वल हो, ठीक है, स्टेट में, हर स्टेट में और हर जगह, मतलब भारत की हर एक कोने पर ये चीज़ इक्वल हो, कहीं भी
मिसबैलेंस ना हो जाए कि भैया कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक और वेट का, कि भैया उत्तराखंड बोले कि हमारे 1 किलो वेट का 1 किलो का हमारे हिसाब से 1 किलो होता है 900 ग्राम, और हरियाणा बोले नहीं भैया हमारे यहाँ तो 1 किलो होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस चीज़ को इक्वल करने के लिए, इक्वलिब्रियम में लाने के लिए, ठीक है, इक्वल करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए हमने कुछ टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक जिसमें इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी थी, वो हमने कंकरेंट लिस्ट में डाली। ठीक है, देखो पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस, इसमें दोनों ही मिलजुल कर बनाते हैं लॉस। ठीक है, दोनों ही मिलजुल कर लॉस बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आज के टाइम पे कितने टॉपिक है? 52 टॉपिक हैं, और स्टार्टिंग में कितने थे? 47 टॉपिक थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अच्छा, जैसे कि क्या हो गया? क्रिमिनल लॉज हो गया, एंड प्रोसीजर हो गया, सिविल प्रोसीजर हो गया, मैरिज हो गया, डाइवर्स हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, कि बिजली जो है, बिजली के पर यूनिट जो पैसा हो सभी राज्यों में इक्वल हो, ये नहीं कि भैया हरियाणा में कुछ और दिया जा रहा है और क्या बोलते हैं उत्तराखंड में कुछ और दिया जा रहा है, किसी और राज्य में कुछ और दिया जा रहा है, नहीं, इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे टॉपिक हमने डाले कंकरेंट लिस्ट में। आया समझ में? अब आगे देखते हैं। देखो अब क्या हुआ, एक आया हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। कौन लेके आए थे? इन्हें लेके आई थी सोनिया गांधी जी की सरकार। ठीक है, सोनिया गांधी बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी की सरकार। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार जब थी तब इन्होंने ये एक्ट लेके आया था, और इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। पहले 5 जो सब्जेक्ट थे, ठीक है, पहले वो 5 सब्जेक्ट स्टेट के पास थे, लेकिन अब इन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए। ऐसे कौन कौन से थे? देखो भाई, एजुकेशन की भैया इक्विलिब्रियम बना रहा है, ऐसा ना हो कि भैया आप 5th क्लास हरियाणा का, उत्तराखंड का जो बच्चा है वो 5th क्लास में ऐसा दिमाग हो गया कि वो 7th क्लास वाले बच्चों को टक्कर दे दे, और हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो बच्चा है, वहाँ का जो 12th क्लास का बच्चा है उसके पास इतनी नॉलेज है जैसे कि 10th क्लास के बच्चे के पास। तो इक्विलिब्रियम बना रहे दोनों के बीच में, तो इक्वालिटी बनी रहे, चाहे फिर वो किसी भी बोर्ड से हो, CBSE से हो, स्टेट बोर्ड से हो, या फिर ICSE से हो, किसी से भी हो। ठीक है, तो एजुकेशन में इक्विलिब्रियम कि हाँ भैया 1st क्लास में यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही पढ़ाया जाएगा, इससे ऊपर कोई नहीं पढ़ाएगा और ना इससे कोई कम पढ़ाएगा। 2nd क्लास में इतना ही पढ़ाया जाएगा, इससे ऊपर कोई नहीं पढ़ाएगा, इससे नीचे कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉरेस्ट कि भैया अब ऐसा ना हो अगर हम फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट में डाल देते हैं तो भैया कुछ ऐसे स्टेट होते हैं कि बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखे अपने यहाँ के फॉरेस्ट, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि भैया बिल्कुल ही खत्म कर दिए, बिल्कुल पेड़ काटते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने इसे कंकरेंट लिस्ट में डाला। ठीक है, जिसमें दोनों मिलजुल कर सरकार वो लॉज बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों। वेट एंड मेजर्स, भाई जो मैंने वजन का एग्जांपल दिया था कि भैया हमारे यहाँ तो 1 किलो का मतलब होता है 900 ग्राम, हरियाणा वाले बोल रहे हैं, और उत्तराखंड वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो 1 किलो का मतलब होता है कि भैया 1000 ग्राम। तो इक्विलिब्रियम बना रहा है वेट में, ऐसा ना हो कि हम भैया 1 किलो हमने सामान लिया हरियाणा से, वो तो हुआ 900 ग्राम, और 1 किलो हमने लिया उत्तराखंड से, उसमें पूरा है 1000 ग्राम, तो फिर ये 100 ग्राम यहाँ पे कम कर दिया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बना रहे इसमें भी वेट और मेजर्स में। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन बन ही सके तो ये भी हमने वाइल्ड लाइफ के और बर्ड्स के ऊपर जितने भी वो थे, क्या बोलते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बनाने की पावर थी, वो हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दी, ऐसे टॉपिक। अच्छा, दूसरा लास्ट वाला क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सबको एक तरह से जस्टिस मिले, ये ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कोर्ट्स। ठीक है, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, सब जगह इक्वली न्याय मिलेगा सबको। ठीक है, आगे फिर एक आया आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जिसमें आपका GST इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, किसकी सरकार में इंट्रोड्यूस करा था GST, मुझे बताना, किस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, आपको पता ही होगा। ठीक है, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव हैव पावर टू मेक लॉस। अब यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सके। इसे भी हमने किस में डाला? कंकरेंट लिस्ट में डाला। ठीक है, अच्छा, तो इसमें दोनों के पास पावर थी कि दोनों मिलजुल के पावर बनाए, ठीक, रूल्स और रेगुलेशन बनाए टैक्स के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड मतलब कि आपस में व्यापार। अब जो स्टेट्स हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट को सामान बेचती है, वो स्टेट वहाँ से कुछ रिसीव करती है, कुछ और उन्हें बेचती है, तो इन चीज़ों के बीच में जो टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, जो टैक्स लिया जा रहा है वो इक्वल रहे, इसलिए हमने इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, अब आते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स। अच्छा, रेजिडरी सब्जेक्ट क्या होते हैं जी? रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो उस टाइम तक, ठीक है, उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट जो कभी फ्यूचर में डिस्कवर्ड होते हैं। ठीक है, फ्यूचर में डिस्कवर्ड हुए कि हमें उस टाइम पे तो ये चीज़
चलन में नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे बहुत चलन में। जैसे कि इंटरनेट की हम बात करें, ठीक है, साइबर क्राइम की हम बात करें, तो उस टाइम पे था ही नहीं इंटरनेट, को कुछ जान भी नहीं सकता था कि भैया कि भाई फ़ोन भी था या फ़ोन भी आएगा या फिर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कोई जान नहीं सकता था। लेकिन आज के टाइम पे ये कॉमनली यूज़ करता है, हर कोई इंटरनेट कॉमनली यूज़ करता है। तो ऐसे टॉपिक्स जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, ठीक है, तो वो हमने कहाँ पर डाले, उसमें हमने बोला कि ऐसे टॉपिक जो कभी फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, इन सब मैटर्स के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, इन सब मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। द मैटर विच आर नॉट इनुमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, ऐसे टॉपिक जो इन तीनों में नहीं लिखे हुए, उस टाइम पे डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, इन तीनों में ही नहीं है वो टॉपिक, ठीक है, तो ऐसे टॉपिक पर कौन लिस्ट बनाएगा? पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट। ऐसे टॉपिक पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बनाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला? रेजिडुअरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर इंक्लूड द पावर टू लीव रेजिडुअरी टैक्सेस, ठीक है, और इनके ऊपर वो टैक्सेस भी लगा सकता है। जैसे कि इंटरनेट के ऊपर आपको पेमेंट करनी पड़ती है ना, हाँ भैया आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो वाईफाई लगवाओगे, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है ना, जीएसटी लगती है ना उसके ऊपर। अब जो वाईफाई का बिल है वो तो अलग है, लेकिन उसके साथ एडिशनल में आपको जीएसटी भी देनी पड़ती है। जैसे कि आप 6 महीने का प्लान लोगे, कितने का आता है वो? मेरे ख्याल ऐसे आता है 4200 रुपये का, ठीक है, उसके साथ आपको जीएसटी भी देनी पड़ती है, ठीक है। वैसे तो जो वाईफाई का बिल है वो कितना है? 3560 का होगा जैसे ज़्यादा, ठीक है, 3560 का एग्जाम्पल लेते हैं, 3560 का है, ठीक है। इसके साथ उन्हें 600 रुपये की 18% इसके ऊपर जीएसटी लगती है, ठीक है, जीएसटी लगती है, तो उसके साथ जो उनका बिल बन जाता है वो बन जाता है 4200 समथिंग का, ठीक है। तो ये क्या है कि रेजिडुअरी पावर्स के पास, ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्स भी लगा सकता है इनके ऊपर। जैसे कि हम इंटरनेट की बात करें, हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें जीएसटी भी देनी पड़ती है, भाई टैक्स भी देना ही पड़ता है उसके ऊपर, ये चीज़ है। अच्छा, अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन अदर्स, मतलब कि दूसरी कंट्रीज के साथ। हमने तो पावर किस किस में डिवाइड करी? यूनियनरी में, ठीक है, सॉरी यूनियन में, स्टेट में और कंकरेंट में। अब बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने कैसे कैसे डिवाइड करी अपनी पावर्स, देखो। पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर, यूएसए की मतलब कि अमेरिका की बात करते हैं, पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर इनोमिनेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेजिडुअरी पावर्स आर लेफ्ट टू द स्टेट्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हमें पता है कि जो यूएसए वो क्या है, वो स्टेट ने मिलकर बनाया है, ठीक है, स्टेट ने 13 स्टेट थी उस टाइम पर, तो 13 स्टेट ये इन 13 स्टेट ने आपस में मिल गई, उन्होंने बोला कि भैया हमें अपनी एक कंट्री बनाते हैं। अगर हम छोटे छोटे रहेंगे तो हम पे कोई भी हमला करके हमसे जीत जाएगा, ठीक है, हमारे उस पर फिर से एक्वायर कर लेगा हमारी टेरिटरी को। तो हम क्या करते हैं, हम आपस में मिल जाते हैं और एक अपना देश बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम अमेरिका, यूएसए, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने स्टेट ने मिलकर बनाया सेंटर को। तो इसमें क्या बोला कि जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है, तो यहाँ पर संविधान तो है, ठीक है, संविधान है, संविधान में पावर लिखी हुई है, तो इसमें क्या बोला, लेकिन सेंटर के पास पावर है, लेकिन रेजिडुअरी पावर्स जो हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए या फिर जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे, इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। खाली इन चीज़ के ऊपर स्टेट ही लॉ बना सकता है। अच्छा, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर मैं बात करूँ कि जब यूएसए का संविधान जब बना था तो उसमें शुरू में पता है कितने लॉ थे? खाली 7 ही लॉ थे उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रहेगा, सबसे कम लॉ थे, सबसे कम लॉ थे। हमारे यहाँ कितने हैं? हमारे यहाँ जब बना था तो 395 लॉ थे, लेकिन उनके पास खाली 7 ही लॉ थे जब उनका संविधान बना था अमेरिका वालों का, ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात को। चलो आगे देखते हैं अब और क्या डिफरेंसेस हैं और हैं। देखो अब आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? फॉलोड द अमेरिकन पैटर्न ऑफ द सिंगल इनोमिनेशन ऑफ द पावर्स। देखो सिंगल इनोमिनेशन मतलब कि सेंटर, ठीक है, एक जगह लिखी हुई है दोनों की पावर्स कि हाँ भैया ये आपकी पावर है, ये मेरी पावर है, ठीक है, फेडरल है, ठीक है। अब देखो कनाडा की बात करें, कनाडा में क्या है? डबल इनोमिनेशन, मतलब कि फेडरल एंड द प्रोविंशियल एंड द रेजिडुअरी पावर आर वेस्टेड इन द सेंटर। सिंगल इनोमिनेशन के पास मतलब कि देखो सिंगल इनोमिनेशन बता देता हूँ कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसे होगा, ये जो पावर्स हैं ये स्टेट के पास हैं, लेकिन इसमें जो रेजिडुअरी पावर है वो स्टेट बनाएगी। लेकिन कनाडा में क्या है कि डबल इनोमिनेशन, मतलब कि जो ऐसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर सेंटर ही प्रिवेलेंट करेगा। सेंटर के पास डबल पावर है, एक तो जो उसके अंदर लिखे हुए हैं वो उसके पास ही है टॉपिक, लेकिन जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे वो भी हम सेंटर को ही देंगे, उसे बोलते हैं डबल इनोमिनेशन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब हम इंडिया की बात करते हैं, देखो जो हमें जो आइडिया आया था ये यूनियन का, ये स्टेट का, ये कॉन्करेंट लिस्ट का, तो हमें कहाँ से आया था? ये सबसे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ठीक है। इससे हमें क्या क्या मिला था? इसमें हमें बैंक मिला था,
SBI आया था, इसमें UPSC इसमें आया था, और क्या मिला था इसमें, हमें पावर डिवाइड करी गई थी, और इसमें बाइकैमरलिज्म भी आया था इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो टॉपिक थी वहीं से स्टार्ट हुई थी, इसी एक्ट से, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, 3 पावर्स में डिवाइड कर दिया। 3 जो हमारी पावर थी, इंडिया की जो पावर थी, चलाने की, गवर्नेंस की जो पावर थी, उसको 3 बेसिस पे डिवाइड कर दिया, दैट इज फेडरल, प्रोविंशियल एंड द कंकरेंट लिस्ट। आज भी हम इसे ही फॉलो करते हैं। देखो, फेडरल हो गया सेंट्रल, ठीक है, यूनियन बोलते हैं, प्रोविंशियल को बोलते हैं हम स्टेट, और कंकरेंट तो कंकरेंट है ये अभी भी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ थी। लेकिन अच्छा, अगर दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो कौन कौन प्रिवेल्स करेगा? इस बात का अगर हम बात करें कि भैया अगर छोटा भाई, ठीक है, छोटा भाई या फिर बड़ा भाई, ये जो बड़ा भाई है और ये जो छोटा भाई है, इन दोनों के बीच में होती है लड़ाई कि भैया मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, तो किसकी बात मानी जाएगी? माता पिता क्या बोलेंगे, किसकी बात माने? तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि नॉर्मली सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट, कि भैया बड़े भैया के पास ये पावर है, तुम्हारे बड़े भैया जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, मगर कुछ एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? कि इफ द स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज रिसीव्ड इट्स असेंट, ठीक है, देन द स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन दैट स्टेट। देखो क्या बोल रहे हैं कि भैया किसी स्टेट के पास प्रेसिडेंट की पहले से ही असेंट है, मंजूरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने पहले ही से स्टेट को मंजूरी दे रखी कि हाँ तुम जो लॉ बनाएगा वही माना जाएगा, तेरे ऊपर पार्लियामेंट की भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो उस टाइम पर खाली, उसी टाइम पर, यही एक्सेप्शन है, उस टाइम पर खाली स्टेट की चलेगी, ठीक है, पार्लियामेंट की नहीं चलेगी, सेंटर की नहीं चलेगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है सेंटर स्टेट रिलेशन का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों करना है सब्सक्राइब आपको चैनल? क्योंकि इस पर मैं सारे पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री एंड इकोनॉमी सबके स्टैंडर्ड बुक्स के टॉपिक्स यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक जैसे अभी समझाया बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियोज़ की सबसे पहले। ओके, थैंक यू।